इंतजार कर रही थी। दूल्हे की माँ माधवी अपने अंधेरे कमरे में काले कपड़े पहने हुए बैठी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। ब्रह्म राक्षस आ जाओ, दुल्हन तैयार है, आ जाओ। तभी दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुला और किसी के कदम अंदर जाते हुए नजर आए। मेरी प्यारी दुल्हन कैसी हो? कहते हुए उसने दुल्हन का घूंघट हटा दिया और जैसे ही दुल्हन ने उसको देखा, उसके मुंह से डर के मारे चीख निकल पड़ी। बचाओ! उसके हाथों पर बड़े बड़े बाल थे और चेहरा भी भेड़िए के जैसा खौफनाक था, जिसके लंबे लंबे दांत होठों के बाहर निकलते नजर आ रहे थे। वो जोर जोर से हंसते हुए दुल्हन पर झपट पड़ा। दुल्हन की चीख कमरे के बाहर तक सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। लगता है ब्रह्म राक्षस को दुल्हन पसंद आई। नताशा रितेश से शादी करके पहली बार घर आई थी। वो दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे। घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। आओ नताशा, अपने नए घर में कदम रखकर इसको खुशियों से महका दो। तभी घर का दरवाजा खुला और सामने माधवी खड़ी हुई नजर आई। आओ बहू, इस कलश पर पैर मारो और गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। सुनकर नताशा ने कलश पर पैर मारा और घर के अंदर कदम रखा। थोड़ी देर बाद नताशा और रितेश दोनों अपने रूम में सेज पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। रितेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है और हम अपने घर में आ चुके हैं। सब कितनी जल्दी हो गया ना। तो अच्छा ही हुआ ना जान। वैसे भी जब प्यार हो जाए तो शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ओम ब्रह्म देवाय नमः। नताशा को मंत्र जाप करने की आवाज सुनाई दी, जो सुनने में माधवी की लग रही थी। रितेश, ये इतनी रात में क्या मम्मी जी पूजा कर रही हैं? अरे मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नताशा ने उसको बताने की कोशिश की, लेकिन रितेश ने उसको झुठला दिया और फिर शरारत करते हुए हाथ बढ़ाकर लैंप बंद कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद रितेश को जॉब से लौटने में देर हो गई। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रितेश का कुछ भी पता नहीं था। मम्मी जी, रितेश अभी तक नहीं आए। उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। आखिर वो है कहाँ पर? मुझे उनकी फिक्र हो रही है। आ जाएगा, तुम अपने कमरे में जाओ। नताशा अपने कमरे में बैठी उसके आने का इंतजार करने लगी। फिर किसी ने दरवाजा खोला और धीमे कदमों की आहट उसको सुनाई दी। आ गए तुम? कहते हुए जैसे ही उसने सामने देखा, रितेश की जगह एक भयानक आदमी को खड़ा देखकर उसके डर का ठिकाना नहीं रहा। उसकी सांसें अटक गईं और धड़कनें तेज तेज चलने लगीं। आज रितेश नहीं आएगा, कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका भयानक चेहरा देखकर नताशा की हालत खराब हुई जा रही थी। वो उससे दूर हटती, लेकिन अचानक से वो उस पर झपट पड़ा और भयानक आवाज करते हुए बोला, तुम अब मेरी हो। इतना सुनते ही नताशा बहुत ही जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सही सलामत अपने बेड पर पाया। रितेश उसके पास बैठा हुआ था और माधवी वहीं खड़ी थी। रितेश, तुम कहाँ थे? कहकर वो उसके गले लग गई और चिपट कर रोने लगी। क्या हुआ नताशा, बात तो बताओ। तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो? वो बहुत ही भयानक था। न इंसान था न जानवर। मैं बता नहीं सकती। वो इतना कहकर उससे आगे नहीं बोला गया और फिर से रितेश से चिपटकर रोने लगी। इसे कुछ नहीं हुआ है। जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। ऐसा नहीं है, मैं जाग रही थी। उसने मुझ पर हमला भी किया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं।
रिलैक्स नताशा, तुम सो जाओ। समझो कि वो सिर्फ एक सपना ही था। नताशा उसकी बात सुनकर चुप तो हो गई, लेकिन उसको लग रहा था कि ये लोग उससे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। उसी रात एक और आहट हुई। रात के 3 बजे थे। नताशा को घुंघरू की छन छनाहट की आवाज आने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि रितेश चुपचाप सोया हुआ है, तो उसने उसको जगाए बिना ही अपने पैर जमीन पर रखे और उस आवाज को सुनते हुए कमरे से निकल गई। आवाज का पीछा करते करते वो इसी तरह घर से बाहर गार्डन में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि लाल साड़ी पहनी एक औरत आगे चलती जा रही है। नताशा उसके पीछे पीछे काफी आगे तक निकल गई। फिर वो औरत अचानक से रुक गई और नताशा की तरफ पलटी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। कौन हो तुम? मैं रितेश की पहली पत्नी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वही राक्षस जिसने तुम पर आज हमला किया था। कौन है वो? क्या सच्चाई है उसकी? माधवी के कोई औलाद नहीं थी। खुद की औलाद पाने के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन तब भी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए काली दुनिया के देव ब्रह्म राक्षस की तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्म राक्षस ने सबसे पहले उसके पति को मारा और फिर उसको एक दिन के लिए अपनी काली दुनिया में ले गया। जब वो वापस आई तो उसके कुछ महीनों बाद उसको रितेश पैदा हुआ। इसका मतलब है कि रितेश उस ब्रह्म राक्षस की औलाद है, एक शैतान की। हाँ, लेकिन सिर्फ उसके पैदा होने पर ही बात खत्म नहीं हो गई थी। ब्रह्म राक्षस ने माधवी से एक वचन लिया था कि रितेश के 18 साल के हो जाने के बाद वो अपनी 3 नई दुल्हनों को ब्रह्म राक्षस को समर्पित करेगा। उसकी पहली बीवी को ब्रह्म राक्षस ने अपना शिकार बनाया। फिर दूसरी बीवी मैं थी। मुझे भी रितेश ने पहली रात को ही ब्रह्म राक्षस के हवाले कर दिया और उसने मेरी जान ले ली। तो इसका मतलब है कि उसकी तीसरी बीवी मैं हूँ और मुझे भी वो उस राक्षस के हवाले कर देगा। हाँ, वो ऐसा ही करना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास खुद को बचाने का और जरिए ब्रह्म राक्षस को समर्पित करेंगे। अगर उस विधि को पूर्णमासी की रात ठीक 1 बजे के टाइम पूरा नहीं किया गया तो ब्रह्म राक्षस नाराज हो जाएगा और इन दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। कहकर उसने नताशा को उस विधि के बारे में सब बताया और ये भी कि उसको रोककर वो अपनी जान कैसे बचा सकती है। सब बात बताकर वो औरत गायब हो गई और फिर नताशा भी अपने घर वापस आकर चुपचाप रितेश के बराबर में लेट गई। कुछ दिन बाद जब पूर्णमासी की रात आई तो माधवी हाथ में दूध का गिलास लिए नताशा के कमरे में आई। लो बेटा, हल्दी वाला दूध। आज से रोजाना इसको पीना शुरू करो। नई दुल्हनों के लिए अच्छा होता है। ये सुनकर नताशा समझ गई कि इसमें जरूर बेहोशी की दवाई होगी, क्योंकि आज रात ये उसकी बलि देने वाले हैं। इसलिए उसने दूध का गिलास लेकर उसको पास रख लिया। मम्मी जी, मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर इसे पी लूंगी। ओके? ये सुनकर माधवी कमरे से चली गई और नताशा ने उसके जाते ही दूध खिड़की से बाहर फेंककर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। अब नताशा आंखें बंद किए सोने का नाटक करने लगी। कर चुके थे। माधवी और रितेश मंत्र पढ़े जा रहे थे और अब 1 बजने में। हाँ, वो ऐसा ही करना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास खुद को बचाने का और उन दोनों माँ बेटों को खत्म करने का एक मौका है। प्लीज मुझे बताओ कि वो कैसे हो सकता है। तुमको वो दोनों माँ बेटे एक विधि के जरिए ब्रह्म राक्षस को समर्पित करेंगे। अगर उस विधि को पूर्णमासी की रात ठीक 1 बजे के टाइम पूरा नहीं किया गया तो ब्रह्म राक्षस नाराज हो जाएगा और इन दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। कहकर उसने नताशा को उस विधि के बारे में सब बताया और ये भी कि उसको रोककर वो अपनी जान कैसे बचा सकती है। सब बात बताकर वो औरत गायब हो गई और फिर नताशा भी अपने घर वापस आकर चुपचाप रितेश के बराबर में लेट गई।
कुछ दिन बाद जब पूर्णमासी की रात आई तो माधवी हाथ में दूध का गिलास लिए नताशा के कमरे में आई। लो बेटा, हल्दी वाला दूध, आज से रोजाना इसको पीना शुरू करो। नई दुल्हनों के लिए अच्छा होता है। ये सुनकर नताशा समझ गई कि इसमें जरूर बेहोशी की दवाई होगी, क्योंकि आज रात ये उसकी बलि देने वाले हैं। इसलिए उसने दूध का गिलास लेकर उसको पास रख लिया। मम्मी जी, मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर इसे पी लूंगी। ओके? ये सुनकर माधवी कमरे से चली गई और नताशा ने उसके जाते ही दूध खिड़की से बाहर फेंककर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। अब नताशा आंखें बंद किए सोने का नाटक करने लगी। दोनों माँ बेटों ने अपना काम शुरू किया। कुछ देर बाद वो अपनी विधि की सारी तैयारी कर चुके थे। माधवी और रितेश मंत्र पढ़े जा रहे थे और अब 1 बजने में 1 ही मिनट बाकी था। तभी वहाँ धुआं सा उठा और ब्रह्म राक्षस सामने से आता हुआ नजर आया। ब्रह्म राक्षस, हमारी आखिरी बलि स्वीकार करो। ये नई नवेली दुल्हन आपके लिए तैयार है। इसको अपने हाथों से खत्म करके इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाइए और हमें आपके बंधन से मुक्त कीजिए। कहते हुए माधवी ने चाकू उठाकर ब्रह्म राक्षस की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी नताशा ने अपनी आंखें खोली और झट से चाकू उससे छीन लिया। ये देख दोनों माँ बेटे चौंक पड़े। 1 बजने में 10 सेकंड बचे थे। नताशा ने वही चाकू माधवी की गर्दन पर चला दिया और वो वहीं गिरकर तड़पने लगी। बलि का टाइम खत्म हो गया और ब्रह्म राक्षस चिल्ला उठा, तुमने नियत समय पर मुझे दुल्हन भेंट नहीं की, अब तुमको मरना पड़ेगा। कहकर ब्रह्म राक्षस ने अपने तेज नाखून रितेश के पेट में मारे और उसका पेट फाड़ डाला। उसके बाद वो नताशा की तरफ देखने लगा। नताशा डर गई थी, लेकिन अगले ही पल ब्रह्म राक्षस वहाँ से गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। नताशा के सामने माधवी और रितेश की लाशें पड़ी थीं, लेकिन उसको इनकी मौत का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इंसान की शक्ल में ये दोनों ही शैतान थे।